तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, इन प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बालक के जो विकास हैं उनको प्रभावित करने वाले जो सामाजिक जो कारकों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सामाजिक विकास को जो प्रभावित करेंगे वो क्या होंगे, वो सामाजिक कारक ही होंगे। ठीक है, सामाजिक विकास मतलब आप समझते हो कल्चर सीखना, धर्म के बारे में सीखना, ठीक है, आसपास के लोगों के बारे में सीखना। जैसे आप यूपी के हो तो जब भी आप कहीं बाहर जाओगे तो बोलेंगे अच्छा यूपी वाले हो, बिहार के हो तो अच्छा आप बिहार के हो, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक समाज का कल्चर है। तो सामाजिक विकास कैसे होता है, सामाजिक परिवेश से होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, सामाजिक विकास किससे होगा, वो सामाजिक परिवेश से होगा। शारीरिक विकास कैसे होता है भैया, वो तो शारीरिक है, वो तो जैसे कि आपको पता है शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, वो तो शारीरिक है। लेकिन शारीरिक से सामाजिक विकास का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात करें यहाँ पर परिवेश जन्य क्या होता है। तो परिवेश जन्य मतलब होता है इन्वायरमेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। अब जहाँ पर भी समाज आएगा, अब बच्चे कंफ्यूज क्या हो सकते हैं कई बार, क्या वंशानुगत से। तो देखिए, सामाजिक विकास और सामाजिक परिवेश ये दोनों सिमिलर चीज़ है और यही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि आपका समाज सिर्फ आपके माता पिता, आपके दादा दादी से नहीं बनता, आपके पड़ोसियों से भी बन सकता है, आपके एरिया से भी बन सकता है। ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा, वंशानुगत जो है वो समाज के अंदर आएगा, लेकिन समाज जो है वंशानुगत के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए सामाजिक विकास का जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर, सामाजिक परिवेश के ऊपर पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखेंगे टॉ का उच्चारण स्थान है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो टॉ का कहाँ पर है उस चीज़ को याद रखिए। देखिए, कंठ से याद रखिएगा, क से, कंठ से क ख ग घ अंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो से छाता याद रखिएगा। ठीक है, बस छाता याद रखिएगा। और छ किस में आता है, चौ वाले में। तो च छ ज झ इ। ठीक है, च छ ज झ इ। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, टॉम याद रखना है, टॉम। ठीक है, अब टॉम से क्या होगा, टॉ वाला जो कैटेगरी है वो मूर्धन्य में चला जाएगा। ठीक है, तो टॉम याद रखना है तो मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, अब क से कंठ तो आपको याद ही हो गया, क ख ग घ। छाता याद रख लीजिए और फिर टॉम याद रख लीजिए। तो ट ठ ड ढ ड़, ये ठीक है। दंत द आपको याद हो ही जाएगा, तो आ ही गया है इसमें दंत में, तो ये तो सबको पता ही है। बाकी कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं, वो भी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन हम जब स्पेशल चीज़ें देखेंगे तब देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इस चीज़ को देखें कि वाकई में पढ़ना क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप किताब उठा करके जब पहला पेज पढ़ोगे ना, पहला जो चैप्टर पढ़ोगे तो अच्छा लगने लगता है धीरे धीरे, लेकिन एक दो पेज पढ़ने के बाद बोरियत आने लगती है। पढ़ें क्या चीज़, पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को देखिए, अब इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप वहाँ पर पढ़ जाइए कि किसका क्या स्थान है। जैसे कि 3 तरीके के स होते हैं, एक ये स होता है, एक ये स होता है और एक ये स होता है। ठीक है, तो हमने सुना होगा, आप बचपन में भी सुनते होंगे कि तालाबे स, तो मतलब तालब्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, तालब्य से मतलब स तालब्य है, ये मूर्धन्य है और ये क्या है, दंत्य है। तो इस तरीके के जितने भी उच्चारण स्थान है उसको एक बार ये आप अपने से पढ़ने की कोशिश कीजिए, मज़ा आएगा। दिमाग बिल्कुल, देखिए पढ़ाई में अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाने लगेंगे तो फिर पढ़ाई आपके बस की है नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों से गो थ्रू होते जाना है। मतलब आप उन चीज़ों को बस पढ़ते जाइए, देखते जाइए, अपने आप दिमाग उसको कैप्चर करने लगता है। ठीक है, ज़्यादा रटने के चक्कर में पढ़ेंगे तो वो सब कुछ भूल जाएगा, उस चीज़ को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर इस तरीके के भी सवाल आएंगे, 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पर बच्चे 4 गज को देख करके क्या समझ लेते हैं, 4। ठीक है, तो संख्या नहीं होगा भैया। 4 गज मलमल की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर परिमाण की बात की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक होता है परिणाम। ठीक है, परिणाम जो कि आपका आएगा जब आप यूपी टेट या सुपर टेट दोगे तो आपका एक परिणाम आएगा। ठीक है, जिसको रिजल्ट बोलते हैं। एक होता है परिमाण। ठीक है, तो ये स्थान बदल जाता है। तो इस परिमाण का मतलब होता है नाप तौल। ठीक है, तो जब भी नाप तौल की कहीं बात आएगी वहाँ पर क्या होगा, परिमाण बोधक होगा। जहाँ पर किसी के गुण की बात की जाएगी वहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक होगा। जैसे कि मान के चलो कि राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हुआ, उसके गुण के बारे में बात की जा रही है। संख्या के बारे में बात करें तो संख्यावाचक क्या हो जाएगा, जिसमें संख्याओं के बारे में बात की जाएगी। जैसे कि 2 आम। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ना 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। तो याद रखिएगा, 2 आम तो आपका क्या हो गया, संख्या हो गया, 2 आम थे वो संख्या हो गया, लेकिन 2 मीटर कपड़ा तो मीटर संख्या नहीं है ना।
यहाँ पर एक नापतोल की बात की गई है। तो जहाँ पर भी ये आपको देखने को मिलेगा मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टेयर, गज, फुट, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, परिमाण में होंगी। गुण आपको पता ही है, ठीक है, अच्छा है बुरा है वो गुण है, ठीक है। जब भी क्वांटिटी संख्या की बात की जाएगी वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए परिणामवाचक में भी दो होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो निश्चित में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। और अनिश्चित में क्या देखने को मिलेगा, अनिश्चित में देखने को मिलेगा थोड़ा, बहुत, कम, काफ़ी, कुछ, ठीक है। आप लोग बहुत बोलते हो ना कि थोड़ी बहुत तैयारी है, मतलब कि आप अनिश्चित की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि हाँ 3 महीने पूरी तैयारी कर लूँगा, मतलब आप निश्चित तौर पे कर लोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इस तरीके से इस चीज़ को डील करना है। विशेषण के बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़िए। मैकडूगल के बारे में है यहाँ पर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, बच्चा बच्चा जानता है, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि हर एक बच्चा इस चीज़ को कर लेगा और वो आंसर मारेगा ऑप्शन नंबर 4, 14 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन सवाल इस बारी ना घुमा करके पूछता है आप लोगों से, इस चीज़ को समझिएगा। और देखिए सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑलराउंडर चल रहा है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का ऑलराउंडर है, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ ये मत समझना कि 10-15 क्वेश्चन ही करा रहे हो सर आप। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ना समझे कि 10-15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। इच्छा आपकी है, आप सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, आप कहाँ सीखना चाहते हैं। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाने का और मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 14 होते हैं मूल प्रवृत्ति, लेकिन इस बारी क्वेश्चन जो है बदल करके पूछा। उसमें क्या रखा, उसमें कुछ रख दिया, जैसे कि मान के चलो कि युजुत्सा रख दिया। अब ये पूछा कि युजुत्सा जो है वो मूल प्रवृत्ति है कि संवेग है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कि युजुत्सा मतलब तो होता है कि युद्ध प्रवृत्ति, और एक इसका जो एक दूसरा होता है उसको क्रोध बोलते हैं। तो यार क्रोध और युजुत्सा तो है, लेकिन युजुत्सा है क्या, क्रोध है कि मूल प्रवृत्ति। अब 90% बच्चे खत्म, तुक्का मारेंगे। रीज़न, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है और लॉजिक भी नहीं पता। आप कितना भी याद कर लोगे यार, युजुत्सा का क्रोध ही तो याद करोगे ना। अब ये थोड़ी याद करोगे कि युजुत्सा मूल प्रवृत्ति है कि संवेग है, आवेग है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि युजुत्सा जो क्या है आपकी मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। और उससे संबंधित जो इमोशंस होते हैं, जो आपके संवेग होते हैं, उसको बोला जाता है क्रोध, ठीक है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा, मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं इनकी कैसे याद करना है। बहुत आसान है मूल प्रवृत्ति, क्योंकि इससे ही सवाल बनेंगे। अब ये नहीं पूछेगा बच्चों वाला सवाल कि कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, किसने दिया है, सबको पता है। लेकिन युजुत्सा क्या है, क्रोध क्या है, इस चीज़ के बारे में सवाल बनेगा आपसे। तो क्रोध क्या है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। तो क्रोध जो है वो आपका मूल संवेग है, ठीक है, संवेग है। और मूल प्रवृत्ति क्या है, युजुत्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको देखनी है, वो चीज़ मैं आपको करवा दूंगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन वो स्पेशल चीज़ें जब धीरे धीरे चलेंगी। पहले आप देखिए पढ़ना क्या है। तो मैकडूगल के बारे में भी आपको पढ़ना है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी आप यहाँ पर देखोगे कि वॉज लगा हुआ है, ठीक है, वॉज के बाद आईएनजी का फॉर्म नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आईएनजी का फॉर्म नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या होता है, आईएनजी का फॉर्म लगाया जाता है। अब यहाँ पर वॉच के बाद आईएनजी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का केस है। अब यहाँ पर देखोगे कि ये यहाँ पर क्या लगने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में आपको देखने को मिलेगा आपका यहाँ पर बाई लगेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में नहीं आई, धीरे धीरे समझ में आएंगी। आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक बारी रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, एक बारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रिवीजन कीजिएगा, किताब खोल करके बस देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं फिर कह रहा हूँ, पहली बार जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता, बस एक बार ग्रो थ्रू हुईएगा उसके साथ, ठीक है। पन्ने को पलटिएगा, बस देखिएगा क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे। तो यहाँ पर 20वीं सदी की बात कर रहा है, तो 20वीं सदी आपको पता ही है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। श्रीनिवास रामानुजम, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका फर्स्ट होगा। हरिश्चंद्र जी थे, आपको बार बार बोलते सत्यवादी, ठीक है। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी। श्रीधराचार्य जी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर इच्छा है तो। वैसे इनसे सवाल बनते हैं नहीं, बट फिर भी अगर आप रिसर्च करके थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और एक रामानुजम संख्या है, वो 1927 है क्या, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक रामानुजम संख्या होती है, उस चीज़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स में, क्या मैं सही हूँ, 1927 है या फिर कुछ और नंबर है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रामानुजम संख्या, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं।
ये तो बार बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ ये यूपी टेट और सुपर टेट दोनों चीज़ के लिए है, अच्छा ऑलराउंडर सेट है। आप इस चीज़ को ज़रूर लगाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? तो देखिए ध्रुव तारा, जैसे आपने दो चीज़ें तो देख ली आपने, एक सन देख लिया और एक मून देख लिया आपने, ये दोनों चमकते हैं और ये आपको दिखाई दे देंगे। लेकिन इसके साथ एक और तारा होता है जो ज़्यादा चमकता है, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। और वो किधर दिखाई देगा आपको? वो उत्तर दिशा में दिखाई देगा। और पहले लोग क्या करते थे कि दिशाओं का पता इसी ध्रुव तारा के थ्रू लगाते थे। मान के चलो कि रात हो गई और यहाँ पर जो आपका मून है वो तो अपना चक्कर लगा ही रहा है, जैसा भी है। सूरज तो अपना चक्कर लगा ही रहा है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, जैसे भी जा रहा है मून और सन। लेकिन ध्रुव तारा कांस्टेंट अपने जगह पे है और वो आपको दिखाएगा कहाँ? वो आपको दिखाने वाला है उत्तरी, मतलब जो आपको दिशा दिखाएगा वो उत्तरी ध्रुव की तरफ दिखाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो दिखाई देगा वो उत्तर की दिशा की ओर ही स्थित रहता है। तो आपको जब भी दिशा भटकता था, पहले बच्चा या पहले जो लोग भटकते थे तो क्या करते थे? उत्तर दिशा पता लगा लेते थे कि हाँ ये तारा इधर है तो उत्तर दिशा इधर है, तो हमें पूरब जाना है। तो आपको पता ही है उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। अगर यहाँ पर ये ध्रुव तारा है और आपको अगर यहाँ पर आप हो और आपको पूरब की तरफ जाना है तो आप कहाँ? राइट साइड में मूव कर जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी पहले के। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल स्टार भी बोलते हैं, ये पूछा जाता है, बट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ध्रुव तारा क्या होता है? उत्तरी तारे को कहते हैं और उत्तरी दिशा में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसे दिशा सूर्य सूचक भी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, दिशा सूर्य सूचक। बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार इससे एक सवाल तो बनना ही है। कब कौन सा प्रोजेक्ट कब आया, इससे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। अभ्यारण्य से सवाल बनते ही बनते हैं। तो अब देख लीजिए कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया। तो टाइगर प्रोजेक्ट दोस्त आया था 1973 में आया था, 1 अप्रैल 1973 को आया था। ये क्यों आया था? क्योंकि बाघों की संख्या निरंतर घटती जा रही थी और आपको पता है कि राष्ट्रीय पशु क्या है? वो अपना बाघ है, ठीक है। बाघों के बारे में सीटेड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि उनका जो सेंसस करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और इंसानों की तुलना में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, अंधेरे में भी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व स्टार्ट करा गया था वो जिम कॉर्बेट है, जहां पर इनके संरक्षण की बात की गई थी। तो सबसे पहला जो था वो जिम कॉर्बेट था। आज कितने हैं? 53 हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। और शुरुआत की क्यों गई? क्योंकि बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही थी, इस वजह से यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में फ़िलहाल अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी आप एक ही चीज़ याद रखिए, तभी आपको चीज़ें याद होंगी। अब मैं आपको 27 भी बता दूँ, 72 भी, 27 और 72 एक दूसरे से रिलेटेड हैं, 86 भी बता दूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा। तो अभी आप याद रखिए 1973 में हुआ था। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए दोस्त बाघ के बारे में, क्योंकि सवाल यहाँ से बनता है। बाघ है, मोर है, आम है, इससे सवाल बनते हैं। चलिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मैंने बोला उद्यान से सवाल बनते हैं, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अच्छा सवाल है और आसान सवाल है, आप बता भी दोगे। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में है। और आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें काला हिरन रखा जाता है, जिसको हम लोग कृष्ण हिरन भी कहते हैं। और सलमान खान वाला मुद्दा आपको पता ही है कि क्या है, ठीक है। तो उन्होंने भाई गलती कर दी, ठीक है, काले हिरन का शिकार कर दिया। तो काला हिरन जो है यहाँ पर बहुत पवित्र माना जाता है बिश्नोई समाज के लिए। तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में भी काला हिरन है, तो यहाँ पर नहीं है, राजस्थान में है काला हिरन, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी इनको संरक्षित किया जाता है काला हिरण को, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसको बाघ संरक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो सवाल तो ये नहीं पूछता है, बस ये पूछेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मैं थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूँ, बट उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। मध्य प्रदेश, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और ये तो 100% एक सवाल बनेगा कि संविधान के कौन सा जो लॉजिक है, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरो है, ठीक है, उधार है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो उसको आपको पता होना चाहिए, USSR। मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 10 होते हैं कि 11 होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, 11। पहले 10 थे, फिर क्या हो गया, जोड़ दिए गए कुछ मौलिक कर्तव्य, अब क्या हो गया, 11 हो गया। कौन सा वाला मौलिक कर्तव्य 11 हो गया है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई अगर त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं अगर मैंने समझाने में गलती कर दी हो तो उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। बाकी
ऑल राइट, सब कुछ बढ़िया है, आप तैयारी करते रहेंगे। दूसरा चैप्टर आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, उस चीज़ को आप देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ अगर पूछना हो तो शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी, वो आप रिसीव कर सकते हैं। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।